उदाहरण 13 गिनेंगे। उदाहरण 13 में आपको चालू संपत्ति और कार्यशील पूंजी दी गई है, तो वो हम यहाँ पर, हमें पूछा क्या पहले वो देख लेते। चालू गुणोत्तर की गणना करें तो पहले सूत्र लिखेंगे हम। चालू गुणोत्तर अर्थात चालू संपत्ति बट्टा चालू दायित्व। सवाल में चालू संपत्ति दी गई है, चालू संपत्तियां कितने दी गई है, 1,50,000, और कार्यशील पूंजी दी गई है 60,000। तो चलो चालू संपत्ति दी गई है वो यहाँ लिख देते 1,50,000। चालू दायित्व तो नहीं दिया, अब क्या करें, तो इससे पहले भी हमने आगे उदाहरण 12 में देखा, वही सूत्र यहाँ पर लिखेंगे कार्यशील पूंजी वाला। कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो कार्यशील पूंजी हमें सवाल में दी गई है वो लिखेंगे हम 60,000। चालू संपत्ति दी गई है 1,50,000 माइनस चालू दायित्व। अब चालू दायित्व इस तरफ गया प्लस हो गया, 60 इस तरफ आया माइनस हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चालू दायित्व बराबर 1,50,000 वहीं का वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये वहाँ गया प्लस हो गया, ये यहाँ आया माइनस हो गया क्योंकि 60,000 प्लस थे। कितना हुआ 90,000। तो आपको चालू दायित्व मिला 90,000, तो यहाँ लिख दिया 90,000। गणना की 1.67। हम इतना लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे अनुपाती है कि ये मिल गया आपका उत्तर। बराबर है। ये हो गया उदाहरण 13। मतलब कि आपका जो 8वां मुद्दा था तरलता का गुणोत्तर वो यहाँ पर पूरा हो गया। बराबर है। अब हमें उसमें आगे बढ़ना है। तरलता का गुणोत्तर में 2 मुद्दे थे, चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर। चालू गुणोत्तर हमने कंप्लीट कर दिया उदाहरण 11, 12, 13 से। अब हम गिनेंगे प्रवाही गुणोत्तर। तो प्रवाही गुणोत्तर का सूत्र हम देखेंगे 14। इसके साथ ही हम यहाँ पर गिन लेंगे। आपको पूछा गया है प्रवाही गुणोत्तर, तो प्रवाही गुणोत्तर का सूत्र हम लेंगे तो उसका सूत्र क्या है, तो यहाँ पर प्रवाही संपत्ति बट्टे में चालू दायित्व। तो सवाल में हम देखेंगे यहाँ पर, तो आपको संपत्ति और चालू दायित्व सब दिया हुआ है। अब प्रवाही संपत्ति का मतलब क्या है, तो प्रवाही संपत्ति का एक नया सूत्र देखो। आज ये कार्यशील पूंजी का एक सूत्र आया, वो आप ऐड कर दो सभी सूत्र के अंदर, और एक सूत्र नया अभी आ रहा है प्रवाही गुणोत्तर, उसका ऐड कर दो। प्रवाही संपत्ति, हाँ, प्रवाही संपत्तियां अर्थात चालू संपत्तियां माइनस अंतिम स्टॉक और माइनस अन्य खर्च आते हैं, अदत्त खर्च है, पूर्व अन्य खर्च, वो माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा प्रवाही संपत्तियां। बराबर है। एक ये सूत्र। उसके बाद आपको एक नया सूत्र आए थे आज, चालू दायित्व का सूत्र, संपत्तियों का सूत्र। तो ये सब सूत्र मेन 14 सूत्र में आपको जो जो नए सूत्र आ रहे हैं रोज़ बरोज़ वो आपको ऐड करते जाने हैं सूत्र के अंदर, और पूरा सूत्र का एक लिस्ट बना लेना है। ठीक है। अब सवाल में चालू दायित्व तैयार दिया गया है। ओके, चालू दायित्व दिया हुआ तो हम यहाँ पर अपने सवाल में लिख देंगे चालू दायित्व कितना दिया हुआ है। सवाल में कितना है चालू दायित्व 1,60,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चालू दायित्व 1,60,000, यहाँ पर है वो। अब प्रवाही संपत्ति, तो सवाल में देखेंगे कहीं पर प्रवाही संपत्ति नहीं है, पर क्या दी गई है चालू संपत्ति। तो चालू संपत्ति, तो सूत्र के अंदर चालू संपत्ति लिखेंगे कितनी 2 लाख। फिर क्या लिखा हुआ है अंतिम स्टॉक और अन्य खर्च माइनस करना है। क्या सवाल में है अंतिम स्टॉक और अन्य खर्च, तो है, पूर्वदत्त खर्च है और स्टॉक है। देनदार तो संपत्ति हो गई, लेनी हुंडी वो भी संपत्ति है, तो ये दोनों माइनस नहीं होगा। क्या माइनस करना है चालू संपत्ति में से, सिर्फ स्टॉक और पूर्वदत्त खर्च। मैंने अभी बताया ना आपको अन्य खर्च,
तो स्टॉक है 30,000, वो भी माइनस करने हैं, और माइनस करना है आपको पूर्वदत्त खर्च 10,000। इस तरह से 2 लाख में से ये 40,000 गए तो बच्चे 1,60,000। तो आपका प्रवाही गुणोत्तर हो गया, सॉरी प्रवाही संपत्ति हो गई 1,60,000। रेशियो क्या आया? 1:1 समान, यानी स्थिति ना खराब है ना अच्छी है, क्योंकि समान हिस्सा आया। ये रहा आपका प्रवाही गुणोत्तर उदाहरण 14। अब हम देखेंगे उदाहरण 15। उदाहरण 15 के अंदर भी आपको क्या पूछा है? चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर दोनों पूछा हुआ है, बराबर है। तो अभी हम सिर्फ प्रवाही गुणोत्तर की गणना करेंगे, चालू गुणोत्तर नहीं करेंगे, प्रवाही गुणोत्तर। तो मैं प्रवाही गुणोत्तर का सूत्र लिख रही हूँ, प्रवाही संपत्तियां बट्टा चालू दायित्व। सवाल में हम देखेंगे तो हमें कोई भी चीज़ें रेडीमेड नहीं है, तो हमें प्रवाही संपत्ति ढूंढनी है और चालू दायित्व भी ढूंढना है, बराबर है। प्रवाही संपत्ति और चालू दायित्व। प्रवाही संपत्ति का सूत्र अभी हमने देखा क्या है? चालू संपत्ति माइनस अंतिम स्टॉक और अन्य कोई खर्च है तो पहले हम चालू संपत्ति मिलेगी, उसमें से स्टॉक माइनस चालू संपत्ति भी हमें बनानी है। तो देखते हैं, रोकड़ है वो चालू संपत्ति, देनदार है वो चालू संपत्ति, लेनी हुंडी चालू संपत्ति, स्टॉक चालू संपत्ति और चालू विनियोग भी चालू है। इन सब में से स्टॉक को हम ना गिने तो आपका बन गया प्रवाही संपत्ति। और यहाँ पर सब देखो दायित्व है, लेनदार, देनी हुंडी, अदद खर्च और आयकर, ये सब प्रदायित्व है। तो ये हो गया चालू दायित्व। इन सब का प्लस करोगे तो आपको मिलेगा चालू दायित्व, और इन सब का स्टॉक के अलावा प्लस करोगे तो आपको मिलेगा प्रवाही संपत्ति। सबका प्लस करोगे तो चालू संपत्ति, अंतिम स्टॉक उसमें से माइनस करोगे तो आपको मिलेगी चालू संपत्ति। प्रवाही संपत्ति देखो ये पर रोकड़ प्लस देनदार प्लस लेनी हुंडी प्लस स्टॉक और प्लस चालू विनियोग, तो हुआ चालू संपत्ति। उसमें से आप स्टॉक माइनस कर दो, स्टॉक को नहीं ऐड करो, तो आपकी ये हो गई प्रवाही संपत्ति। तो हमें सवाल में प्रवाही संपत्ति जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चालू गुणोत्तर हम नहीं गिन रहे हैं, वो आप गिन लेना, बराबर है। तो रोकड़ सवाल में 1,80,000, देनदार है 1,20,000, आप किताब में देखते रहना, लेनी हुंडी है 60,000, उसके बाद स्टॉक तो हम ऐड नहीं करेंगे, और यह है 1 लाख। ये देखिए 1,80,000, 1,20,000, 60,000 और 1 लाख। तो 1 और 1 2, और इसका भी 1 हो गया, यानी 3 लाख, 3 लाख और 3,60,000 और 4,60,000, सब मिला के हो गए 4,60,000। ये आपको मिला प्रवाही संपत्ति, जो हम यहाँ पर लिख देंगे 4,60,000। अब चालू दायित्व यहाँ पर सबकी सब चालू दायित्व है, 2 और 1 3 लाख और 8 और 16, यानी 4,60,000 ये भी हो गए। यहाँ पर लिख देंगे अब 2 लाख, 1 लाख, अदद खर्च 80,000 है, और अनाम आयकर का प्रावधान भी 80,000 है। इन सब का टोटल हो रहा है 4,60,000। तो ये भी चालू दायित्व भी हो गया 4,60,000। तो इसका अनुपात भी हुआ 1 और 1। तो यहाँ पर आपका 8वां मुद्दा कंप्लीट हो गया। उदाहरण 11 से लेकर 15, 5 उदाहरण, बराबर है, जिसमें प्रवाही गुणोत्तर देखा 2 सवाल और चालू गुणोत्तर के 3 सवाल। इसके जैसे स्वाध्याय में आपको सवाल दिए गए हैं, वो आपको घर पे गिनने हैं। स्वाध्याय में आपको मैंने बता दिया था कि 9 से लेकर कैंसल है, तो आपको स्वाध्याय में गिनना है 7वां और 8वां। ये दोनों सवाल आपको होमवर्क में गिनने हैं, बाकी 14 तक तो सब कैंसल है। अब हम आगे बढ़ेंगे कल।